नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 5 वर्षों में हमने देखा है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा नए स्टार्टअप अपने देश में पांव पसारा है। और ये पांव पसारना इतना तक ही सीमित नहीं है कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही पांव पसारा है। अगर आप या हम इसका बात करेंगे और इसके डेटा को एनालिसिस करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 30 से अधिक स्टेट में इनने अपना पांव पसारा है। और 30 से अधिक स्टेट में भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि उस स्टेट के जो कैपिटल होगा, उस स्टेट के जो राजधानी होगा, सिर्फ वहीं इन्होंने पांव पसारा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस 23 स्टेट में 623 डिस्ट्रिक्ट तक ये चले गए हैं। 623 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप शुरू हुआ, तो ये एक बहुत ही सुखद खबर है। और एक डेटा पे और अगर हम बात करें तो आप क्या देखेंगे कि पिछले 180 दिनों में लगभग 6 महीने में 10,000 नए स्टार्टअप भारत में खुले हैं। और इसके पीछे का क्या कारण है आप सब जानते हैं। ये जो पैंडेमिक आया कोरोना का और अभी चल ही रहा है, तो पिछले 2 वर्षों में लोगों के रोजगार, लोगों के जो जॉब थी, ये बहुत हद तक खत्म हुए। बहुत हद तक या तो उनके पैसे बहुत कम मिलने लगे, या उनके जो पद थे उससे उनको डिमोशन मिला, या कई जगह तो लोगों ने अपने नौकरी से ही हाथ धो लिया। कई बड़े बड़े कंपनियां जो पुराने तरीके से चल रहे थे, उन कंपनियों को अपना कारोबार बंद करना पड़ा, और वहां जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे उन एम्प्लॉय को हटना पड़ा। तो लोग, जो यूथ है, भारत के जो यूथ है बेसिकली, वो स्टार्टअप के तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव बढ़िया है, और ग्लोबल लेवल पे अगर हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव में जो न्यू इनिशिएटिव बिजनेस आइडियाज हैं उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे हमारा नाम चल रहा है। और नाम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यूथ में सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही आगे बढ़ रहे हैं, लड़के ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जो वोमेन इंटरप्रेन्योर है वो भी लगभग 45% है। 45%, करीब करीब 50%, आप कह सकते हैं कि करीब करीब 50%, यानी जितने लड़के, जितने मर्द स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उतने औरत जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो साहसी हैं, वो भी अपने आप को इस स्टार्टअप के मुहिम में आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक बात आती है कि सर स्टार्टअप होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप मान लो एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिए, या फिर मान लो आपने एक कोई दुकान खोल लिया, या फिर आपने कोई एक ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू कर दी, तो क्या ये भी स्टार्टअप है? ये एक समझने की बहुत बात आती है। लोग क्या बेसिकली बोल देते हैं बोलचाल के भाषा में कि उनने एक स्टार्टअप शुरू किया। वास्तव में उनकी स्टार्टअप इंडिया के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिली, उसका जो बेनिफिट्स उनको मिलना चाहिए वो बेनिफिट्स उनको नहीं मिल रहा है, फिर भी वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि वो स्टार्टअप इंडिया के स्टार्टअप नया शुरू किया। तो वास्तव में दोस्त ये स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप को आप समझिए। मैं आपको सबसे पहले स्टार्टअप समझाऊंगा। स्टार्टअप समझाने के बाद समझाऊंगा कि स्टार्टअप की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या करने के बाद आप स्टार्टअप इंडिया में अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जो DPIIT है वहां पे जाकर के कैसे वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। जो डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जो इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो डिपार्टमेंट है, वो आपको कैसे रिकॉग्निशन देंगे और उनके थ्रू आप कैसे काम करेंगे। चौथा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेनिफिट्स के बारे में, कि आप अगर स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन अपना करवाते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए, और वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्टअप को समझने से पहले आप बिजनेस को समझिए। ठीक है, बिजनेस का बेसिकली मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है किसी भी कानूनी क्रिया, कोई भी कानूनी क्रिया को लागत, किसी भी कानूनी और अर्थ भी जुटा हुआ, ठीक है, किसी भी कानूनी आर्थिक क्रिया को लगातार करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। ठीक है, ये तो बिजनेस की डेफिनेशन हो गई। क्या बिजनेस स्टार्टअप है? जी हाँ, बिजनेस स्टार्टअप हो सकता है, लेकिन हर बिजनेस स्टार्टअप नहीं हो सकता। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर स्टार्टअप तो बिजनेस है, लेकिन हर बिजनेस स्टार्टअप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टार्टअप का कुछ रूल है। उस रूल के बारे में हम बात करेंगे पहले। अब स्टार्टअप का रूल क्या है? स्टार्टअप बोलता है कि आप जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव मतलब बिल्कुल नया। अब बोलेंगे नया सर कैसे? अब देखो, ओला भारत में लॉन्च हुआ, वो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत है। अब मुझे बताइए कि जब ओला ने लॉन्च किया तो क्या इस टाइप का कोई कार सर्विस दे रहा था? आप बोलेंगे नहीं, लेकिन कार सर्विस दिया जा रहा था। मान लो आप जाकर के किसी को बोलते थे कि सर ये रेंट ले लो और मुझे अपना कार दे दो, तो वो ड्राइवर के साथ आपको अपना कार देता था और आप क्या करते थे, कहीं आपको ट्रैवल करना हो तो ट्रैवल करते थे।
लेकिन आप क्या ऐप के थ्रू बुक करते थे? नहीं कर पाते। तो ये एक इनोवेटिव एरिया था। जैसे क्रेड क्या करता है अभी कि आप मान लो आपके पास में 4-5 क्रेडिट कार्ड है, तो आप क्या करते थे, हर क्रेडिट कार्ड के वेबसाइट पे जाकर के उसका पेमेंट करते थे। क्रेड आपको बोला कि जी नहीं, आपको हर वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको हम एक ही जगह पेमेंट्स के सारे लिंक दे देंगे और बदले में हम आपको रिवार्ड्स भी देंगे। तो ये सब क्या हुआ, एक इनोवेटिव आइडियाज है। ठीक है, तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज अगर आपके पास में भी कुछ है जिससे आप लोगों को थोड़ा हेल्प पहुंचा सको, जिस हेल्प को अभी वो नहीं ले पा रहे हैं, जिस हेल्प को अभी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टअप के रूप में माने जाएंगे। अब बात ये आता है कि सर एक बात बताओ, एक व्यापार है जो एक पुराने तरीके से चल रहा है, ठीक है, तो क्या उस चीज में मैं व्यापार थोड़ा नए तरीके से करूंगा तो क्या वो स्टार्टअप नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को, आपने उस एप्लीकेशन को, आपने उस चीज को डेवलप किया, थोड़ा उसमें इनहांस किया। मान लो पहले क्या होता था, पहले होता था कि दुकान में आप जाते थे, किराने की दुकान में सामान परचेस करते थे, उनको पैसे देते थे, घर ले आते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ग्रोफर्स है, बिग बास्केट है, वहां पे क्या करते हैं, आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते हैं और आपको माल मिल जाता है, आप उसका पेमेंट कर देते हैं या पेमेंट पहले भी कर देते हैं। तो ये सब क्या हुआ, बेसिकली वो प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं और कुछ भी नहीं बेच रहा, और वो प्रोडक्ट पहले भी बेच रहा था, लेकिन उनने उसमें क्या किया, थोड़ा इनोवेट कर दिया, थोड़ा डेवलपमेंट कर दिया, थोड़ा तरीका बदल दिया। या फिर आप ये भी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट मान लो नॉर्मल तरीके से बिक रहा है, उसका कोई हाई वैल्यूज नहीं है, और फिर आपने उसमें कुछ इनोवेट किया और उसका हाई वैल्यूज कर दिया, और अब आप उसको बेच रहे हो, तो आप वहां से क्या कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, लोगों को भी थोड़ा हेल्प पहुंचा रहे हैं। तो वो सब आपके इनोवेटिव आइडियाज में आ जाएंगे। अब बात आता है कि सर एक बात बताओ, मेरा मान लो फ्रेंचाइजीज का भी नहीं काम है, मान लो मेरा एक स्वीट भंडार है, ठीक है, मिष्ठान भंडार जैसे होता है, जैसे आजकल आप देखते होंगे MBA चाय वाला, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि चाय का जहां तहां फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं, तो क्या ये स्टार्टअप के अंदर आएगा? जी हाँ, ये स्टार्टअप के अंदर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपका बिजनेस स्केलेबल है, यानी आप अपने व्यापार को एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मल्टी प्लेस जगह पे आप इस व्यापार को ले जा सकते हैं, मल्टी सिटी में ले जा सकते हैं, मल्टी कंट्री में ले जा सकते हैं। तो आपका व्यापार स्केलेबल होता है और आप इससे क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो रहा है, तो वो भी स्टार्टअप में आ जाएगा। तो स्टार्टअप का बेसिकली मतलब यही होता है कि आपका जो व्यापार है वो व्यापार या तो इनोवेटिव होना चाहिए, या फिर आप प्रोडक्ट लाइन में कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, या सर्विस लाइन में कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, या फिर आपका बिजनेस जो है वो थोड़ा स्केलेबल है। तो अगर ये सब चीजें हैं तो आप एक स्टार्टअप माने जाएंगे, यानी बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है आपका, वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव आपका स्टार्टअप माना जाएगा। अब बात आता है कि सर स्टार्टअप इंडिया में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? ये एक बहुत बड़ी प्रश्न है कि सर स्टार्टअप इंडिया में अपने आप को बिजनेस कैसे कराएं। तो सर इसके लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने दिया है स्टार्टअप इंडिया ने, जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप या तो प्राइवेट लिमिटेड होंगे, या फिर आप LLP होंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होंगे। इस तीनों को याद रखिएगा, या तो आप प्राइवेट लिमिटेड होंगे, या फिर आप LLP होंगे, या आप रजिस्टर्ड पार्टनर होंगे, पार्टनरशिप फर्म होंगे। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप एक होता है ना कि डीड बना लिया आपने और आप पैन कार्ड अप्लाई कर दिया और फर्म बन गए, जी नहीं, आप एक अनरजिस्टर्ड हो जाते हैं। उस केस में आपको एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होना पड़ेगा। ये तीन तो बहुत जरूरी है। उसके बाद इसमें क्या अटैच है कि सर आपका व्यापार जो है वो 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 10 साल से ज्यादा पुराना का मतलब मान लो आज आप स्टार्टअप इंडिया के लिए अपने आप को अप्लाई करना चाहते हो और आप पिछले 10 वर्ष से भी ज्यादा दिनों से, मान लो 11 वर्षों से आप व्यापार कर रहे हो या 15 वर्षों से व्यापार कर रहे हो, तो आप अपने आप को नहीं ला सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि आप एक पुराने व्यापारी हैं। आपको 10 साल के अंदर होना चाहिए, यानी 2021 अभी अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं तो आपका व्यापार जो है वो 2011 का 2012 का होना चाहिए, ताकि आप उस चीज को रजिस्टर्ड करवा सके, यानी 10 साल पुराना आपका व्यापार नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तीसरा क्राइटेरिया है सर कि आपका इन 10 वर्षों में, ठीक है, आप अगर बिल्कुल नए हैं तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल तो तब नए हैं, अभी आपने नया किया, नया इनोवेशन आइडिया लाया, आपने रजिस्टर करा लिया, आपके लिए कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर पुराने हैं तो आपको ये देखना है कि 10 वर्ष से ज्यादा पुराने तो नहीं है। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं उस दिन से देख लीजिए कि क्या आप 10 साल पुराना फर्म तो नहीं है, 10 साल पुराना पार्टनरशिप LLP तो आपके पास में नहीं है, 10 साल पुराना आपके पास में कंपनी तो नहीं है जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो ये देखना है।
तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो इन 10 वर्षों में या पीछे के जितने भी दिन आपने व्यापार किया, इसमें आपका टर्नओवर किसी भी सूरत में 100 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आपका व्यापार 100 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर रहा है तो आप स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। या फिर मान लो पहले आपने करवा लिया और अब आपका बिजनेस 100 करोड़ के अंदर चला गया, तो आपको फिर यहां से जो बेनिफिट्स हैं वो मिलना बंद हो जाएगा। आप स्टार्टअप इंडिया से आगे निकल जाएंगे, आप एक नॉर्मल व्यापारी बन जाएंगे, नॉर्मल बिजनेस के अंतर्गत आप आ जाएंगे। ठीक है, चौथा क्राइटेरिया क्या है सर? तो चौथा क्राइटेरिया है कि आप अपना मान लो कोई बिजनेस आपका चल रहा है, ठीक है, मान लो एक आपका एक बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मान लो आप एक पंखा फैन बना रहे हो, ठीक है, और आप क्या चाहते हो कि इसी बिजनेस को स्प्लिट कर दे, यानी आपके पास में 4 मशीन है, आप चाहते हो कि एक नया फॉर्म बनाए और 2 मशीन वहां डाल दे और वो फॉर्म को हम रजिस्टर्ड करा दे स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत और वहां से कुछ बेनिफिट ले ले। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, अपने बिजनेस को स्प्लिट करके आप स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पांचवा एक कंडीशन और क्या है इसके साथ कि अगर आप अपने बिजनेस को रिकंस्ट्रक्शन करवाए थे, आप बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है सर? तो रिकंस्ट्रक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि मान लो आप एक प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, पिछले 15 वर्षों से मान लो आप प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं, बेसिकली आप तो एलिजिबल नहीं है, चलो पार्टनरशिप में ही आ जाते हैं, पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं 15 वर्षों से, तो बेसिकली आप एलिजिबल तो नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि चलो इसको रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं अपने बिजनेस को, और बिजनेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको पार्टनरशिप से बढ़ा करके हम कहां ले जाते हैं? हम ले जाते हैं प्राइवेट लिमिटेड पर में। ठीक है, और प्राइवेट लिमिटेड तो बिल्कुल न्यू इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, तो उसके अंतर्गत हम कर लेंगे। तो जी नहीं, ये आपके व्यापार का रिकंस्ट्रक्शन है, व्यापारी तो आप ही हैं, व्यापार भी वही है जो आप कर रहे थे, अभी आप इसको क्या कर दिया? रिकंस्ट्रक्ट कर दिया कि नहीं, मैं पार्टनरशिप से आप कहां चले गए? प्राइवेट लिमिटेड पे चले गए, तो यहां पे आपको रोक लग जाएगी, नहीं आप रिकंस्ट्रक्शन करा करके अपने बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो ये इनकी क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो कर देंगे तब जो DPIIT है ये आपको रिकॉग्नाइज कर देंगे और आप जो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन फाइल करेंगे वो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब बात आता है कि सर ये बताओ कि सर इसका बेनिफिट क्या होगा, हम क्यों स्टार्टअप इंडिया में जाएं? ये एक बहुत बड़ी बात है ना कि आप स्टार्टअप इंडिया में अपने आप को क्यों ले जाएंगे, क्योंकि दोस्त इसके बहुत सारे बेनिफिट है। आप सुनिए, सबसे पहला बेनिफिट, जब आप कोई व्यापार शुरू करते हैं, थोड़ा अच्छे लेवल का व्यापार शुरू करते हैं, तो बात ये आती है कि 9 लेबर लॉज है सर, इन्वायरमेंटल लॉज और लेबर लॉज मिलाकर के 9 ऐसे लॉ हैं जहां से आपको सर्टिफिकेट लेना होता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, स्टार्टअप इंडिया क्या बोलती है कि आपको इन डिपार्टमेंटों से, इन 9 लेबर लॉजों से कोई भी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को सेल्फ सर्टिफाइड कर दो कि आप इनका उल्लंघन नहीं कर रहे हो, खत्म। दूसरा बेनिफिट क्या है कि ऐसा नहीं कि आपने सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया तो वहां से इंस्पेक्टर आ जाएंगे, जो लेबर लॉज के इंस्पेक्टर होंगे या इन्वायरमेंटल लॉज के जो इंस्पेक्टर होंगे वो आपके पास में आ जाएंगे और वो आपको तंग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे वो आपके यहां 3 वर्ष तक नहीं आएंगे, 3 वर्ष तक कोई भी इंस्पेक्शन आपके साथ नहीं किया जाएगा, कोई भी इंस्पेक्टर आपके पास में नहीं आएगा तंग करने के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि आपने कुछ अगर वास्तव में कुछ फ्रॉड किया, कुछ मिसलीडिंग चीज किया है या फिर कुछ जो लॉज के खिलाफ है वो चीज आपने किया है और वो पता लग जाता है डिपार्टमेंट को और वो बिल्कुल ऐसा है जो दिखने लायक है, लोग भी देख रहे हैं उस चीज को और आपको भी महसूस हो रहा है कि आपने किया है, तो उस केस में वो आ सकते हैं, आपसे निरीक्षण, आपसे ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन वैसे आपको तंग करने के लिए नहीं आ जाएंगे, वैसे आपके यहाँ नहीं आएंगे कि ये सर्टिफिकेट दिखाओ, वो सर्टिफिकेट दिखाओ, ऐसा करने वाले नहीं है। ठीक है, दूसरा बेनिफिट हो गया। तीसरा बेनिफिट दोस्त ये होता है कि अगर मान लो आपने कोई ऐसा चीज बनाया, ठीक है, उसका क्या है कि उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक स्ट्रक्चर है जो आप चाहते हैं किसी के साथ शेयर नहीं करें, ताकि आप वो आपके व्यापार में वो आपको कॉपी कर ले और वो भी बनाने लगे, वो स्केल कर ले अपने बिजनेस को और आप पीछे छूट जाएं। तो इसके लिए अगर आप पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से 80% का छूट मिलेगा, 80% का रिबेट मिलेगा। अगर आप स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो 80% तक छूट। जैसे एक पेटेंट रजिस्ट्रेशन करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो यहां पे आपको 20% ही अपने जेब से देने पड़ेंगे, 80% तक गवर्नमेंट आपको पे कर देगा, गवर्नमेंट आपको दे देगा आपके बदला। ठीक इसी तरीके से अगर ट्रेडमार्क आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो ट्रेडमार्क में भी गवर्नमेंट आपको 50% तक का छूट देता है। जो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन आपको अगर 10,000 रुपए की कॉस्ट है तो आपको सिर्फ 5,000 रुपए में हो जाएंगे, आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत यहां पे नहीं है। और एक जो सर सबसे बड़ा बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट टेंडर,
या PSUs जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके आपने देखा होगा टेंडर। उनके टेंडर में क्या होता है कि कंपनी इतना पुराना होना चाहिए, कंपनी जो है सो इतने टर्नओवर का होना चाहिए, कंपनी जो है इतने टेक्नोलॉजी अब्जॉर्बर होना चाहिए, कंपनी में ये जो है सो उनके पास में नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ एक लिस्ट होता है टेंडर भरने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करती है सामान, तो उसमें भी तो वो बताते हैं कि हम उन व्यक्ति से ही खरीदेंगे जो इस चीज़ में हो आगे, या फिर जिनके पास में इस चीज़ के लिए नॉलेज हो। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी छूट मिल जाती है कि अगर आप स्टार्टअप इंडिया में हैं तो आपको किसी भी प्रकार की नॉलेज, किसी भी प्रकार के टर्नओवर, ये सब नहीं मांगेंगे, आप भी बीड कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर बीड कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप जैम पोर्टल पे चले जाइए। जैम गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ई मार्केट प्लेस पे जा करके आप वहां पे अपना नाम वगैरह, जो आपके बिजनेस का एक्टिविटी है, जो आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, वो सारा चीज आप लिख सकते हो, और वहां से वो देखेंगे कि ये क्या काम है, और वहां बीड डालते हैं वो लोग। जैसे मान लो एक PSUs है या सरकारी कंपनी है, तो वो क्या करते हैं, वहां पे बीड डालते हैं। ठीक है, तो आप जाएंगे वहां पे, आप देखेंगे कि ये बीड डाला है। अगर आपका लगता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस वैसा ही है, तो आप उस बीड को रिस्पॉन्स करो। ठीक है, आप उस टेंडर को रिस्पॉन्स करो, आपको वहां से टेंडर मिल जाएगा। आपको किसी प्रकार का रोक नहीं होगा कि आपका टर्नओवर 1000 करोड़ का होना चाहिए, आपके पास में इतना एम्प्लॉय होना चाहिए, आप इतने पुराने होने चाहिए, आप ये होना चाहिए, आप वो होना चाहिए। ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक जो आखिरी बेनिफिट है, आखिरी नहीं मैं बोल सकता हूं, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, और भी कई सारे बेनिफिट्स है, तो हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज जो सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं, ये है कि आपको अगले 3 वर्षों तक इनकम टैक्स से रिबेट मिलेगा। रिबेट दैट मीन्स आपको किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, LLP हैं, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड है, आपको 30% टैक्स देना पड़ता है सर। यानी 100 रुपए अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हो तो उसमें से 30 रुपए सरकार को देने होंगे। तो अगर आप स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत आते हैं तो आपको ये 30 रुपए भी सरकार को नहीं देने होंगे अगले 3 वर्षों तक। लेकिन इसका एक कंडीशन है, इसका कंडीशन ये है कि आप का जो व्यापार होना चाहिए वो 2016 के बाद का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2016 से पहले के रजिस्ट्रेशन वाले को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्टार्टअप इंडिया आया था, आया ही कब था, मैंने आपको बताया था 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया आया ही था। तो स्टार्टअप इंडिया जब आया तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन लेंगे, इनकॉर्पोरेट करवाएंगे अपने कंपनी को, और उसके बाद स्टार्टअप इंडिया में अगर आपने रजिस्टर, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर उसके पहले की कंपनी है और आप स्टार्टअप इंडिया में अपने आपको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब क्या होता है कि सर स्टार्टअप इंडिया में जैसे हमने रजिस्ट्रेशन लिया तो क्या ठीक उसके बाद ही हमको ये बेनिफिट मिलने लगेगा इनकम टैक्स वाली? तो जी नहीं, इसकी एक इंटरनल कमेटी बनती है, एक मिनिस्ट्रियल कमेटी है, वहां पे भी आपको फाइल करना होगा ये डॉक्यूमेंट लगा करके कि आपकी इनकॉर्पोरेशन बाद में हुई है और आपको स्टार्टअप इंडिया से अप्रूवल मिल गया है, स्टार्टअप इंडिया ने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया, तो वो आपको अगले 3 वर्षों तक के लिए आपको टैक्स से छूट दे देंगे। टैक्स हॉलीडेज उन 3 वर्षों में आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स थे दोस्त स्टार्टअप के। स्टार्टअप के बारे में मैं हर चीज के बारे में बात करूंगा, जैसे स्टार्टअप में हम फंड कहां से लाएं, सर कौन कौन सा सोर्स हो सकता है स्टार्टअप में फंड लाने के लिए, और कौन कौन सी ऐसी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो पैसे देते हैं स्टार्टअप को, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ जरूर जुटे रहिए। हमारे वीडियो, इसका मैं स्टार्टअप का प्रॉपर एक सीरीज लाऊंगा आप सबके लिए, और मैं इसके लिए और कैसे मुझे अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, हम इसका भी एक वीडियो बनाएंगे। तो 3, 4, 5 वीडियो मैं इस पे बैक टू बैक दूंगा, तो आपको मेरे साथ जुटे रहिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनको स्टार्टअप खोलना है, या फिर उन दोस्तों के साथ भी जो स्टार्टअप में काम अपना शुरू किए हैं, तो उनको कुछ सहूलियत हो जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।